वेलकम बैक। हम मिल रहे हैं आपके पास इंड AS 102 के क्वेरी सेशन के लिए। तो आप सबका इस क्वेरी सेशन में स्वागत है। मुझे फटाफट से बताएं कि आपको हमने जो इंड AS 102 दिया था उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं अभी भी, या उनमें से किस किस क्वेश्चन को आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं ताकि मैं उनको डील कर लूं। काजल कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 काजल बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो अगर मान लीजिए ये करना चाहते हैं तो मैं डिस्कस करवा देता हूं। हालांकि आपको ये हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं, तो डू यू वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ? हम उसको ट्राई कर लेते हैं, जितना समझ में आएगा उतना कर लेते हैं। शुभम कह रहे हैं यस। तो देखो, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट डेल्ट इन इंड AS 103 है, पर यहां पर भी आपको बता देते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे पास एक इंप्लॉई है ऑफ A लिमिटेड। A लिमिटेड हमारा एक इंप्लॉई है जिसको हमने यहां शेयर बेस्ड अवार्ड्स दे रखे थे, जिनकी फेयर वैल्यू मान लो उन अवार्ड्स की थी ₹20। कितनी फेयर वैल्यू थी? ₹20। और उससे हमने वेस्टिंग पीरियड रखा हुआ था मान लो 5 साल। तो बताइए इस एम्प्लॉय को कितने साल काम करने हैं? इस एम्प्लॉय को 5 साल काम करना है। ओके, 5 इयर्स उस एम्प्लॉय ने काम करना है। यहां पर आकर क्या हुआ? A लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय B लिमिटेड। ओ माई गॉड, क्या B लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया? तो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन टू द एम्प्लॉइज ऑफ A लिमिटेड। अब वो A लिमिटेड के जो एम्प्लॉइज हैं, क्या वो भी अब अल्टीमेटली अब शिफ्ट हो जाएंगे इसी में, न्यू कंपनी में? वो भी न्यू कंपनी B लिमिटेड में आ जाएंगे। तो नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस टू देयर शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड। जो उनके SBP अवार्ड्स थे उसका क्या होगा? जो ऑलरेडी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसका क्या होगा? तो हमारा स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है? 103 वो ना एक परचेज कंसिडरेशन निकाली जाती है, परचेज कंसिडरेशन PC। वो कहता है कुछ तो हमें PC निकालनी पड़ेगी। PC का मतलब है कि हमें मानना पड़ेगा कि जो आपके पास यहां पर जो जिस डेट को आपने टेक ओवर किया उस डेट को कितने रुपए हमारी कंसिडरेशन में आने चाहिए। और वो कहता है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो कहता है आज की फेयर वैल्यू। ध्यान से बताना, मैंने पुरानी फेयर वैल्यू बोली कि आज की फेयर वैल्यू बोली? आज की फेयर वैल्यू। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आज की फेयर वैल्यू। मैं आपको अगर ये कह दूं आज की फेयर वैल्यू है ₹26 मान लेते हैं, तो कहता है आज की फेयर वैल्यू में एम्प्लॉय को कितने साल काम करना था? 5 साल। कितने साल काम कर चुका है? 2 साल। तो मुझे बताओ कितनी प्रो राटा फेयर वैल्यू का वो काम कर चुका है? कितनी प्रो राटा फेयर वैल्यू का वो काम कर चुका है? तो 26 को 2 से गुना कर दो, 5 से भाग कर दो, इंटू 2/5, तो 10.4। हम मानेंगे कि इतने का बेनिफिट तो ऑलरेडी एम्प्लॉय का तैयार हो चुका है। यानी ये कहां जाएगा? दिस विल गो टू परचेज कंसिडरेशन। अब आप भी मुझसे ये कहेंगे सर PC तो बेटा भी मैं इतना ही बोल सकता हूं PC, और मैं नहीं बोल सकता बिकॉज बाकी तो आप इंड AS 103 में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास परचेज कंसिडरेशन में जाएगी, पर इतने से बात खत्म नहीं हो रही। वो कहता है अब आपने जो न्यू अवार्ड्स दिए हैं, अब आपने जो न्यू अवार्ड्स, ये तो पुराने वाले अवार्ड की वैल्यू थी ना, ये जो ₹26 वैल्यू थी, ये क्या थी? ये तो ओल्ड अवार्ड की वैल्यू थी।
वो कहता है जो न्यू अवार्ड, क्योंकि आप अपने इंप्लॉय को अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि साहब आपको हम नए अवार्ड दे रहे हैं, तो जो नए अवार्ड दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, अब मान लो उसकी फेयर वैल्यू है 30 रुपए, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज, कि मान लीजिए वो 30 रुपीज है। वो कहता है इस 30 में से ऑलरेडी हम 10.40 तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैलेंस पीछे कितना बच गया, बैलेंस बच गया 19.6। दिस फेयर वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर रिमाइंडर, या जो आपके न्यू अवार्ड्स हैं, वेस्टिंग पीरियड जो अब अवेलेबल है उसके अंदर हम लोग अपने पास इसको, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे। तो अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा फिर से बताओ, ये बात हमको समझ में आई नहीं। मैंने कहा मैं फिर भी ट्राई करता हूं कि ये क्या है। देखिए सुनिए मेरी बात को, प्रिंट आउट ले लेते हैं ताकि आपको इसमें बाद में अगर कुछ डाउट होगा तो आप देख सकते हैं। क्या अमेलगमेशन पढ़े थे जब आप छोटे बच्चे थे? तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप अमेलगमेशन तब पढ़े थे, तो क्या उसमें ऐसा होता था कि पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम शेयर देते थे तो वो पीसी बन जाती थी? जो पुरानी कंपनी के एम्प्लॉइज थे हम उनको जब शेयर देते थे, एम्प्लॉइज नहीं, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम शेयर देते तो पीसी का पार्ट बनता था। तो यहां पर ये बताओ, जो एम्प्लॉइज थे पुरानी कंपनी में उनको हमने शेयर दिए नहीं है, पर वो 2 साल तक सर्विसेज दे चुके हैं, डोंट यू थिंक कि उनको कुछ तो शेयर होल्डर मानना ही चाहिए अपना, कि ये हमारे शेयर होल्डर हैं? तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि इन एम्प्लॉइज को अपना शेयर होल्डर मानो, लेकिन कितना, प्रो राटा। जो कहता है जो ये फेयर वैल्यू थी 20, अब इसकी वैल्यू हो गई है 26। आज के हिसाब से अगर 5 साल वेस्टिंग था तो एम्प्लॉय 2 साल काम कर चुके हैं, इसका मतलब इतनी सर्विसेज वो दे चुके हैं, तो इतने वो आपके शेयर होल्डर बन चुके हैं। जितने वो शेयर होल्डर बन चुके हैं वो आपका पीसी का पार्ट है। और मैंने आपसे संदीप, नहीं संदीप, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन लाइव थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो क्वेरी चल रही है 102 की, ठीक है, उसके अंदर क्वेरी चल रही है 102 की, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक पार्ट आया है, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। और रवि कह रहा है फेयर वैल्यू का प्रो राटा करने का क्या लॉजिक है? रवि, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि उसको 5 साल में हमने शेयर देने थे, 2 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे शेयर देता तो कितने शेयर देता? इतने शेयर देता ना मैं उसको, 10.4। इसका मतलब मैं अगर उनको अपना शेयर होल्डर बना दूं आज तो इतने के शेयर होल्डर हैं। अगर आज वो शेयर होल्डर इतने के, बिकॉज दे हैव वर्कड ओनली, अगर वो लास्ट में होता तो रवि बताओ, फिर तो फुली शेयर होल्डर बन जाते ना हमारे, क्योंकि वो अल्टीमेटली शेयर हमसे लेते। लेकिन अब चूंकि उन्होंने काम सिर्फ 2 साल किया है आउट ऑफ 5, तो हम प्रो राटा अपनी पीसी में इंक्लूड करते हैं, ओनली इन प्रो राटा। एंड नंबर 2, अब आपने क्योंकि उनके साथ आगे अगले 3 साल भी काम करना है, तो जो नया अवार्ड आपने दिया है उसकी अगर फेयर वैल्यू 30 है, ये फेयर वैल्यू ओल्ड वाला था, ये फेयर वैल्यू न्यू अवार्ड आपने बी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, तो उसकी फेयर वैल्यू हो गई 10.4। बैलेंस आप 9.6 को आने वाले 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखो इस टॉपिक में हम जितना मर्जी मेहनत कर लें, आपको जब तक बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पता चलेगा तब तक तो ये चैलेंज रहेगा ही ना, कि आप कहेंगे साहब ये पीसी क्या होता है वगैरह वगैरह, क्योंकि जब तक ये पीसी क्लियर नहीं होगी तब तक अगली बात क्लियर नहीं होगी। पीसी के अलावा बाकी तो नॉर्मल है, मैंने कहा जी पीसी को छोड़ दें, 10.4 को छोड़ दें, तो फेयर वैल्यू को 3 साल में राइट ऑफ करना है, ये तो 102 में भी पढ़ रखा है आपने, लेकिन पीसी का ही आपकी क्वेरी बननी चाहिए। और मैं कहता हूं पीसी अपने पास, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीसी का आप एज इट इज ले लेना। संदीप, आप अपने पास गूगल ड्राइव से बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, मैंने कब मना किया आपको पढ़ने के लिए? मैं वो लाइव टॉपिक थोड़ा ना कराऊंगा, मैं उसकी क्वेरीज लूंगा आपके साथ, ठीक है ना, लेकिन गूगल बिजनेस कॉम्बिनेशन लाइव नहीं है। और कैंसिलेशन अभी बताते हैं। ईशांत, एक बार क्वेश्चन 16 था, बच्चों को दिखा दो जो क्वेश्चन 16 था, दिखाओ। Entity X acquired entity Y in a business combination as per 103. There is an existing share-based payment plan in entity Y with a vesting condition of 3 years.
in which 2 years have already lapsed at the date of such business acquisition। तो फटाफट से बताओ 3 साल में से कितने साल बीत चुके हैं? 2 साल। Entity X agrees to replace the awards of the employees of the combined entity. The detail are as follows. Acquisition date, fair value of the plan। कहता है जो fair value है वो 300 की है। तो मुझे फटाफट से बताओ PC में कितने जाने चाहिए? PC में कितना जाना चाहिए भाई? 300 फेयर वैल्यू है, 3 साल काम करना था, 2 साल वो काम कर चुका है। तो फटाफट से बताओ पीसी में कितना जाना चाहिए? पीसी में जाएगा 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू 200 फेयर वैल्यू। अच्छा, अब आपके पास वो कहता है कितने साल बच गए हैं? 1 साल बच गया है। फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड विच रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग अवार्ड। कहता है जो नया फेयर वैल्यू है वो है 400। 400 में से बताओ पीसी में कितने रुपए ले लिया आपने? 200। तो बाकी जो 200 बच गया, इसका वेस्टिंग पीरियड है 1 साल। तो ये खर्चा आप अपने पास कब रिकॉर्ड कर देंगे? इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने अपने पास जो फेयर वैल्यू थी उसमें से पीसी में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। पीसी में इंक्लूड कर दिया 200, तो बाकी 200 आपको 1 साल में राइट ऑफ करना है। तो टोटल उसने का फेयर वैल्यू इतनी है। 200 हमारे पास कहां जाएगा? ये हमारे पास परचेज कंसिडरेशन में चला जाएगा। और अभी भी हमारे पास जो वैल्यू है 400 में से वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड, ये नालायक हैं। उन्होंने कहा 100 रुपए इसके रह गए, 100 रुपए बाद में रह गए, 200 रुपए टोटल रह गए। 200 को कहता है बैलेंस पीरियड में राइट ऑफ करेंगे। मैंने भी आपको 200 ही बताया, इनका तरीका लिखने का अलग है। ठीक है, तो बात इतनी सी है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे जब बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 लो भाई, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्या 33rd का आंसर गलत है? एक बच्चे ने कहा है कि इसका आंसर गलत लग रहा है 33rd का। G granted 200 share appreciation rights to each of its 500 employees on the condition that they continue to work for entity for 2 years. On 1st of January, entity expects that 25 of those employees will leave each year. During those are charged 20 employees leave. The entity expects that same number will leave in the second year. During the year, 24 employees leave SAR vest on this date and can be exercised during 2006 and 7. On 31st of December, 257 of the employees received their SAR in full. The remaining employees exercised in full. ये फेयर वैल्यूज और इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी हैं। अपेरेंटली तो क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है। अक्षत पूछ रहे हैं कि 400 की अवार्ड की वैल्यू 300 के बराबर क्यों नहीं रही? अक्षत बेटा ऐसा है, मुझे दिखाओ एक बार। पुरानी कंपनी में जो अवार्ड था उसकी फेयर वैल्यू 300 है आज, लेकिन अब पुरानी कंपनी के अवार्ड तो चलेंगे नहीं ना, हम उनको नए अवार्ड्स दे देंगे। तो जब नए अवार्ड्स दे देंगे तो उनकी फेयर वैल्यू 400 है। यूर अंडरस्टैंडिंग? पहले मैंने स्टेप 1 पे बोला पुराने अवार्ड्स की प्रो राटा आज की फेयर वैल्यू पीसी है। फिर मैंने बोला जो हमने नए अवार्ड्स दिए उनकी फेयर वैल्यू जो पीसी में हो चुकी उसको छोड़ करके बाकी फ्यूचर का एक्सपेंस है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 33 किसी बच्चे ने अगर ट्राई किया हुआ है तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं किया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम तो कर ही रहे हैं। तो उसका क्या कहना है? 1 जनवरी 2004 को हमने अपने पास 200 सार दिए हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं और वो कहते हैं उनको 2 साल तक कंडीशन है कि 2 साल तक उन्हें काम करना पड़ेगा और उनको लगता है कि 25 एम्प्लॉइज हर साल छोड़ जाएंगे, यानी कि हमारी टर्नओवर जो होने वाली है वो 25 एम्प्लॉइज की है। क्या ये लाइन काम की है कि बेकार है? 1 जनवरी को आपको कह रहा है कि 25 एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे, तो बेकार है, मुझे चाहिए ही नहीं है। फिर वो हमें कह रहा है 2004 में 20 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए और हमें लगता है कि 20 अभी और छोड़कर चले जाएंगे। अगले साल में 24 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए और वो कहता है द सार जो वेस्ट हुई हैं 2005 में कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2006 एंड 7।
कह रहे हैं इनको लोग अगर चाहें तो एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, यहां तक एक्सरसाइज कर सकते हैं 2006 और 7 में। 2006 में 257 इंप्लॉइज ने एक्सरसाइज कर लिया। रिमेनिंग इंप्लॉइज ने यहां आकर एक्सरसाइज कर लिया। मुझे यह बता दीजिए कि आपके पास 500 में से 20 यहां गए, 24 यहां, तो यहां बैलेंस थे कितने? तो ये हो गया 44, तो दिस इज 456। चेक कर लेना, 456 में 257 ने यहां एक्सरसाइज किए हैं, तो बैलेंस कितने बच गए? बाकी बाद में एक्सरसाइज करेंगे ना। तो दिस इज 199। अब मुझे यह बता दो, शुरुआत वाले दिन फेयर वैल्यू उसने बता रखी है, वो फेयर वैल्यू है 5 रुपए, ये किसी काम की नहीं है। यहां फेयर वैल्यू कितनी है? यहां फेयर वैल्यू 7 रुपए है। फिर यहां फेयर वैल्यू कितनी है? यहां फेयर वैल्यू है 8 रुपए। और उसने आपको कहा ये असल में एक ही डेट है, दिस इज सेम डेट। और वो कहता है जब इन्होंने एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज की वैल्यू है 7 रुपए, और फिर जब यहां एक्सरसाइज किया तो वैल्यू है 10 रुपए। तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि हमको अपने पास अगर अकाउंट खोलना है प्रोविजन फॉर सार का या एसबीपी लायबिलिटी का, तो मुझे बताओ एक्सपेंस का खर्चा कितना होगा पहली बार? तो 500 में से 20 गए इंटू 200 इंटू 7 इंटू 1/2। फाइंड आउट योर एक्सपेंस। अमन कह रहा है ये फेयर वैल्यू 5 ईयर एंड की है। फेयर वैल्यू इसकी ईयर एंड की है। ओहो, तो मैंने ये ईयर ठीक लिखे थे मतलब ना, फिर तो 2004 ही है, ये 2005 ही है, और ये 2006 ही है। तो ये 5 रुपए है, ये कितनी फेयर वैल्यू है? ये 7 रुपए है, और ये 8 रुपए है, और 7 रुपए है। 7 हमने पे कर रखे हैं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब ठीक है, तो मेरे पास ये फेयर वैल्यू 5 के हिसाब से निकालनी है। फटाफट से बताओ अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,30,000। मुझे ये बता दीजिए पहला साल खत्म, बैलेंस बीडी 230। मुझे अब फिर से एक्सपेंस बताना है। 500 में से 20 गए और गए 24, फेयर वैल्यू हो गई है उसकी 7 रुपए, हर एक को दिए 200 इंटू 2/2 माइनस 2,30,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। अमन का आंसर अलग आ रहा है, डिंपल का आंसर अलग आ रहा है। ढूंढ लीजिए। 500 में से 20 गए, 24 गए, इंटू 7 इंटू 200 इंटू 2/2 माइनस 230 इज इक्वल टू, तो 408 400, लेकिन अनीश का आंसर अलग अभी भी आ रहा है। तो मैं खुद करूं क्या? तो 500, ये 500 लिखा हुआ है, दिस इज 500 माइनस 44 इंटू 7 इंटू 200 माइनस 2,30,000, 408 400। बैलेंस सीडी प्लस 230, 638,400, 638,400। हम पहुंच गए अपने पास इस ईयर पर। हमने यहां पर 257 एम्प्लॉइज को तो एक्सरसाइज करा दिया। 257 एम्प्लॉइज, हर एक के पास 200, और आज 7 रुपए के हिसाब से एक्सरसाइज हुआ। कितना अमाउंट पे कर दिया? 359,800, 359,800। और जो मेरे पास बाकी बच गया वो कितने एम्प्लॉइज का बच गया? 199 एम्प्लॉइज का फेयर वैल्यू है 8 रुपए। बताइए कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू जया 318,400। मुझे अब ये बता दो कि आपके पास यहां एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में कितने रुपए जाएंगे? बैलेंसिंग फिगर, व्हाट इज द अमाउंट जो हमारे पास यहां आ गया? 39,800। मुझे लास्ट वाले ईयर के अंदर बताओ 318,400, और आप यहां पे कितना करेंगे बताओ अब? 199 इंटू 200 इंटू 10,
दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू पे। तो दिस इज इक्वल टू, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों ली है इसमें थर्ड ईयर में? ईशांत कह रहा है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों ली है? ईशांत मेरे बच्चे, सेटलमेंट जब भी होती है ऑफ सार, वो किस पे होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर। ठीक है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? 398,000, इसमें भी डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कहां चला जाएगा? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 79,600। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था, अमन ने कहा क्वेश्चन 27 पर आओ। मैंने कहा लो भाई क्वेश्चन 27 पर आ जाओ। आइए जी क्वेश्चन 27 पर। हाँ अभी अदिति 12वें पे भी आते हैं, इसके बाद आते हैं, ठीक है। ऑन 1st of January, entity B granted share options to each of its 200 employees, subject to a 3-year vesting period, provided that volume of sales increases by minimum of 5% throughout the vesting period. वो कहता है जी हमारी एक कंडीशन है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये कौन सी कंडीशन है? इसे बोलते हैं नॉन मार्केट कंडीशन। A maximum of 300 share options per employee will vest dependent on the increase in the volume of sales throughout each year of the vesting period. If the volume of sales increases by an average of between so and so % per year, each eligible employee will receive 100 options. If the volume of sales increases by average of between so and so %, each employee will receive 200 options. If the volume of sales increase by average of over 15% per year, each employee will be receiving 300 share option. तो क्या ये उन्होंने आपको फॉर्मूला बताया है? At grant date, B Limited estimated that fair value of each option is 10 rupees and that increase in the volume of sales each year would be between 10 to 15%. यानी उनको लगता है कि हम इस वाली कैटेगरी में होंगे। It was also estimated that a total of 22% of the employees will leave prior to the end of the vesting periods. वैसे ये बताओ क्या आपको जो ये उसने बताए हैं ये एस्टिमेट बिगिनिंग के हैं कि एंड के हैं? 22% एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे, ये आप कब एस्टिमेट कर रहे हो? ये तो आप ग्रांट डेट पे एस्टिमेट कर रहे हो। ग्रांट डेट पे एस्टिमेट कर रहे हो कि 22% छोड़ जाएंगे। ग्रांट डेट पे एस्टिमेट कर रहे हो फेयर वैल्यू। ग्रांट डेट पे एस्टिमेट कर रहे हो कि आपका ये, तो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू तो ओके है। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमें ग्रांट डेट का थोड़ा चाहिए। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। तो ग्रांट डेट की ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए ग्रांट डेट की वैल्यू। अब वो हमें क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग डेट पर इस डेट को 8 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, इतने और छोड़ के चले जाएंगे और हमारी सेल 14% वाली इंक्रीज करेगी। एक्सपेक्टेड सेल्स इंक्रीज ओवर रिमेनिंग भी 14 वाली होगी और एवरेज 14% ही आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कह रहा है हमको ईयर एंड पर लगता है कि हम 14% वाली कैटेगरी में आएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ यहां के हिसाब से आपका बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से आपको कितनी ऑप्शन मिलनी चाहिए? अगर हम 14% पे आएंगे तो 14% पे आपको क्या होना चाहिए? बाई चांस 14% पे तो 200 ऑप्शन बनती है आपकी। इसका मतलब 200 ऑप्शन आपको मिलनी चाहिए। फिर अगले साल कहता है 6 और चले गए, 4 और चले जाएंगे, सेल इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, आपको तो एवरेज चाहिए। एवरेज 16% बढ़ेगी। बताओ 16% बढ़ेगी का मतलब क्या हो गया? 16% से फॉर्मूले के हिसाब से आप किस में आएंगे? 16% से आप फॉर्मूले में इसके हिसाब से आएंगे। तो आपका अब एस्टिमेट कितना हो गया? अब आपका एस्टिमेट हो गया 300 ऑप्शंस का। तो आपको बेस्ट एस्टिमेट लेना है। यहां आपका एस्टिमेट कितना हो गया? 300 का। और लास्ट में वो कहता है 16% ही रहा तो 300 ही एक्चुअल वेस्ट होंगी। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ द अबव शेयर बेस्ड पेमेंट इन द एंड ऑफ। कहता है आप इसका अपना इंपैक्ट बताइए। तो फटाफट से बताइए, क्या आप ट्राई करेंगे? इसका प्रिंट आउट ले लिया था?
तो आपने इसमें खर्चा बताना है। मैं खर्चा निकाल देता हूं, मेरे ख्याल से उससे आपका बाकी काम हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन 27। तो मेरे पास कितने इंप्लॉइज थे शुरुआत में? हमारे पास 200 इंप्लॉइज थे। ईयर एंड 1 तक आते आते कितने इंप्लॉइज चले गए? 8 चले गए। और अभी कितने चले जाएंगे? 18 चले जाएंगे। हर इंप्लॉय को आप कितनी ऑप्शंस देने वाले हैं? अभी वो ऑप्शन हम बताते हैं कितनी देने वाले हैं। फेयर वैल्यू कितनी है उनकी? 10 रुपए। अब मुझे ईयर एंड का एस्टीमेट बताओ, बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द ऑप्शंस। अगर हमारे पास पहले साल में 14% की सेल बढ़ेगी, तो बताइए इसके हिसाब से आपकी ऑप्शन कितनी तैयार होंगी? 200 ऑप्शन तैयार होंगी। डिवाइडेड बाय पीरियड कितना बताया उसने आपको? वेस्टिंग पीरियड कितना था? 3 इयर्स माइनस 0। फाइंड आउट योर एक्सपेंस। सरोज कह रहे हैं शो इंपैक्ट का क्या मतलब है? इंपैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाएं। एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाएं P&L का और बैलेंस शीट का। मतलब इंपैक्ट इन पे क्या पड़ेगा ड्यू टू दिस। ठीक है, खर्चा कितना बढ़ेगा और लायबिलिटी कितनी बढ़ेगी। तो ये आ गया 116,000। मुझे बताओ अगले साल में, जब आप अगले साल पर आओगे तो हमारे 200 में से कितने इंप्लॉय जा चुके थे? 8 जा चुके थे। और अभी और कितने चले गए? 6 चले गए। और अभी भी कितने जाने की संभावनाएं हैं? 4। फेयर वैल्यू मुझे फटाफट से बताइए। फेयर वैल्यू तो 10 ही चल रही है। अब आपका बेस्ट एस्टीमेट क्या है? अब आपकी सेल जो है वो आपको लगता है एवरेज कितनी बढ़ेगी? 16%। देयरफॉर कितनी ऑप्शंस आपकी तैयार होंगी? 16% पे कितनी तैयार होती है? 300 इंटू 2 बटा 3 माइनस 1,16,000। प्लीज टेल मी द एक्सपेंस। 248,000। अब मुझे ये बता दीजिए 248,000 के बाद अगला काम क्या होगा? 3rd ईयर। अब तो रियल डाटा ही मिल गया ना आपको। 8 चले गए, 6 चले गए और गए हैं 2। और आपकी ऑप्शन एक्चुअल में तैयार हुई हैं 300 माइनस टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3 लाख। ये कितना हो जाएगा? 64,000 शायद। 3,64,000। शशि एक बार फोन पे बताना बोलना, क्लास चल रही है अभी। 188,000। 188,000 समझ में आ गई बात? तो आई होप अब आप अपने पास अमन अपनी गलती ढूंढ पाए होंगे और आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अदिति ने कहा था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 देखें। A parent grants 200 options to each of 100 employees of the subsidiary. तो पेरेंट ग्रांट कर रहा है सब्सिडरी को, सब्सिडरी के 100 इंप्लॉइज को 200 ऑप्शंस, कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन। शशि, अच्छा, कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 2 years सर्विस विद सब्सिडरी। 2 साल की सर्विस करनी है। The fair value of the share option on grant date is 30 each. At grant date, the subsidiary estimates that 80% of the employees will complete 2-year service period. This estimate does not change during the vesting period. At the end of vesting the period, 81 employees complete the required 2-year periods. The parent does not require subsidiary to pay for the shares needed to settle the grant of options. Generalize giving effect to the above arrangement. कहता आप इसका अरेंजमेंट करके बताइए। इसका प्रिंट लिया था मैंने, एक बार रवि देख लेना, मैं इसको घुमा दिया बोर्ड को। तो मुझे फटाफट से क्वेश्चन 12 में बताओ, हमने अपने पास अपने इंप्लॉइज को, एक है पेरेंट और एक है हमारे पास सब्सिडरी। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है? 200 ऑप्शंस है पर इंप्लॉई और 100 इंप्लॉइज है।
उसका ये कहना है कि 2 साल की सर्विस है, 2 साल मैंने ड्रॉ कर दी है। फेयर वैल्यू कितनी है उसकी? फेयर वैल्यू है उसकी 30 रुपए। ग्रांट डेट पर, क्या ग्रांट डेट पर उसका एस्टीमेट आपको चाहिए होता है कि ग्रांट डेट पर उसको एस्टीमेट है कि 80% इंप्लॉय काम करेंगे? मेरे को ये चाहिए ही नहीं है। और वो कहता है कहां गया विल कंप्लीट द एस्टीमेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। कहता है यही वाला एस्टीमेट यहां पर भी काम करता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहता है द एस्टीमेट एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड 81 इंप्लॉइज। यहां पर एक्चुअल में कितने इंप्लॉइज हो गए? एक्चुअल में 81 इंप्लॉइज हो गए जो हमने सेटल करवा रहे हैं। और वो कहता है पेरेंट कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। तो मुझे फटाफट से इसकी एंट्रियां बतानी है आपने। खर्चा बताओगे यहां पर खर्चा कितना होगा? 100 इंप्लॉइज हैं, 80% उनमें से पूरा करेंगे। फेयर वैल्यू 30 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। फटाफट से एक्सपेंस बताओ कितना? रवि कह रहा है 27वें क्वेश्चन में उन्होंने बुक में इंपैक्ट में बैलेंस शीट नहीं बनाई, तो वैसे अंग्रेजी में लिख दिया होगा, कौन सी दिक्कत है? इंपैक्ट बताना है ना, इंपैक्ट बता दो कि आपकी बैलेंस शीट में ये इफेक्ट आएगा, उसे जरूरी थोड़ा ना फॉर्मेट में ही बताना। 2,40,000। आगे बताओ जब आप एक्चुअल में पहुंचे तो कितना खर्चा हो गया? 81% इंप्लॉय हो गए, इंटू 30 इंटू 2/2 माइनस 240। फटाफट से बताओ व्हाट इज योर एक्सपेंस इन द ईयर 2? बच्चा कह रहा आपने 200 मल्टीप्लाई नहीं किया है। ओके, इंटू 200 इंटू 200, तो दिस इज इक्वल टू 246,000। अब मुझे ये बता दो कि इसके अंदर पेरेंट की बुक्स में क्या एंट्री होगी और सब्सिडरी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ग्रांट डेट पे नो एंट्री, ईयर एंड पर बताइए पेरेंट का एसबीपी रिजर्व बन जाएगा कितने का? 240 का, और इसका खर्चा हो जाएगा बताओ कितने का? 240 का। इसे दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे? दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे? वेरी गुड। आपने बोला था न्यू एम्प्लॉइज के लिए ये नहीं होता। न्यू एम्प्लॉइज के लिए शुभांगी आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार फिर से चेक करिए। ये हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो न्यू एम्प्लॉइज मैंने किस कंटेक्स्ट में कहां बोला? आई डोंट नो कि आप कहां पर किस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और ये आ गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स। फिर बाद में हम इसको पीएनएल में भी डाल देंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ईबी अकाउंट। मुझे फटाफट से ये बताओ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर भी सेम, ये एंट्री 240 की है, तो यहां एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट 246 टू एसबीपी रिजर्व 246, और ये आ गया ईबी अकाउंट डेबिट्स टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट्स टू ईबी अकाउंट। यहां तक सेम। मुझे ये बता दो जब एक्सरसाइज होंगी तो पेरेंट तब क्या करेगा? तो पेरेंट बोलेगा एसबीपी रिजर्व, तो कितने का आ जाना चाहिए? दिस शुड बी 486। प्लीज चेक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अगर जानकारी है तो। और इसमें आपके पास कुछ भी और नहीं होने वाला है। तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि आपके पास क्वेरी किस पॉइंट पर थी। आंसर में फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन में 14 लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन में 14 लिखा हुआ है। 14 क्या? आंसर तो हमारा टैली कर रहा है। ये 14 मतलब मैथमेटिकली गलत होगा। फिर ये 200 इंटू 100 इंटू 30 इंटू 80%, ये 14 को ना 1/2 कर दो। उन्होंने अपने पास ना 1/2 लिखना होगा, उसको उन्होंने 14 कर दिया। ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे भी टाइपिस्ट की मिस्टेक हो। तो इस 14 को आप यहां करें करेक्शन 1/2।
दिस शुड बी 1/2। ओके, बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। और मयंक कह रहा है क्वेश्चन 31 दिखाओ जी। An entity introduced an equity settled share based payment scheme on 1st of January for its 5 directors. Under the terms of scheme, entity will grant 1000 options to each director if they remain in employment for next 3 years. All the directors are expected to stay for full 3 years. The fair value of the option is 8 rupees. On 30th June, the entity decided to base its share based payment scheme। क्या हुआ? अच्छा, ये फ्रीज हो गया क्या? ओके सॉरी। तो वो कहता है हमने अपने पास इसे कैंसिल कर दिया। इट देयरफॉर कैंसल द एग्जिस्टिंग स्कीम। ऑन 30 जून इट पेड कॉम्पनसेशन ऑफ 10 पर शेयर टू ईच ऑफ इट्स द 5 डायरेक्टर। द फेयर वैल्यू इज ₹9। तो मुझे फटाफट से बताइए कैंसिलेशन का ट्रीटमेंट क्या था। हाँ ईशांत, इसमें बायबैक वाला पॉइंट है। ईशांत, अगर मैं इंप्लॉइज को शेयर देता और फिर मैं कैंसिल करता तो बताओ क्या बायबैक की धाराएं अप्लाई हो जाती कि नहीं होती? फटाफट से ईशांत बताओ। अगर मान लो मैं इंप्लॉय को पहले स्टॉक ऑप्शंस को कहता तुम ले लो और फिर मैं कहता आओ इनको कैंसिल कर देते हैं, तो बायबैक की धाराएं होती। तो हमारा इंड एस बोलता है कि जब आप इंप्लॉय की ऑप्शंस को सेटल कर रहे हो तो आप टेक्निकली सेटल नहीं कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो इसके शेयर तुम ले लो और हाथ के हाथ बायबैक करके खत्म करो। समझ में आई? इसका मतलब दिस इज हाउ इंड एस परसीव्स। वो कहता है सबस्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट कैंसिलेशन, सबस्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट यू आर ग्रांटिंग एंड बायबैक कर रहे हो उसको दोबारा से। ओके, तो अब ये बताओ जब ऐसा होगा तो फिर हमारी अकाउंटिंग इसी नजर से होगी ना, जब सबस्टेंस ये है तो यही होगा। तो क्या हम सारे खर्चे फटाफट से बुक कर देंगे क्योंकि आप तुरंत ग्रांट करने वाले हो, तो यानी आप अपना एक्सपेंस एसिलरेट कर लोगे। सारा बुक करके फिर आप उनको जब पे करोगे तो चूंकि आप कुछ ज्यादा पे करने वाले हो तो डिफरेंस बैंक में जो ज्यादा पे कर दिया पीएनएल में आएगा, और बाकी तो आपने जितनी फेयर वैल्यू आज की थी उतना जो पे कर रहे हो वो आपका बायबैक माना जाएगा। और शुभांगी पूछ रहे हैं बायबैक टैक्सेबल होता है, तो क्या ये इसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट होगा? तो शुभांगी इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, आप इसके लिए टैक्स वाली फैकल्टी से पूछें कि हम अपने पास ईसॉप्स कैंसिलेशन को बायबैक बोलते हैं तो उनका उसके अंदर टैक्स में कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, तो मुझे बताइए जिनका ये क्वेश्चन 31 था, क्वेश्चन जिनका 31 था, हाँ जया 42 पर तो भी आते हैं। पहले तो जिसका ये क्वेश्चन था उनसे पूछ रहा हूं उनकी क्या क्वेरी है, 42 में क्या दिक्कत है? 42 में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 42 तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 31। तो मुझे ये बताइए आपके पास, वैसे ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है लेकिन अब आप पूछ रहे हैं दोबारा से, तो क्या करें? तो वो कहता है जी 5 डायरेक्टर हैं और हमने अपने पास 1000 ऑप्शंस दे रखी हैं, फेयर वैल्यू उसकी 8 रुपए है। और अब मुझे ये बताइए ये आपने ऑप्शन कब दी थी? 1 जनवरी 2020 को दी थी। तो 31 दिसंबर 2020 को आप कितना एक्सपेंस बुक कर चुके होंगे? आप 5 इंटू, आपके पास यही डायरेक्टर रहे, इंटू 8 इंटू 1/2, तो आपका पहला एक्सपेंस कितना बुक हुआ होगा? फटाफट से बताओ। ये एक्सपेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 5000 इंटू 8 या इंटू 4 कर दो, 20000। आपने अपना पहला एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब यहां पर आकर आपने अपने ऑप्शंस को कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो क्या आपको अपने पास फिर से एक्सपेंस को एसिलरेट करना पड़ेगा और ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ईशांत
बच्चा कह रहा है ये डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो चलो 3 कर दो फिर। तो फिर ये एक्सपेंस का अमाउंट कितना आ गया, 13333। तो मुझे ये बताओ 2/3 खर्चा कितना हो गया, 2667। क्या मुझे अपने पास ये एक्सपेंस एसिलरेट करना पड़ेगा? जिस दिन ऑप्शन कैंसिल कर देंगे तो क्या आपके पास ये एसिलरेट होकर सारा का सारा एक्सपेंस बुक हो जाएगा? द आंसर इज यस। साथ में ही आपने कॉम्पनसेशन भी पे कर दी। 5 डायरेक्टर हैं, 1000। आज की फेयर वैल्यू कितनी है फटाफट से बताओ। आज की फेयर वैल्यू है 9 रुपीज। एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, आपने इन्हें कितने पैसे दे दिए? तो जब आपने ज्यादा पैसे दे दिए तो डिफरेंस कहां जाएगा? डिफरेंस विल बी योर P&L एक्सपेंस। और आपके एसबीपी रिजर्व में अगर कोई बैलेंस बच जाए तो एसबीपी रिजर्व कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जिनकी क्वेरी थी, हालांकि वो दोबारा गायब हो गए, मैं उनसे पूछता रहा कि आपकी क्वेरी क्या है, बट उन्होंने बताया नहीं। शुभम कह रहे हैं क्वेश्चन 31 में फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन इज हायर देन द एसबीपी रिजर्व क्रिएटेड। क्वेश्चन 31 में हाँ, तो क्या दिक्कत है शुभम? आपके पास जनरल रिजर्व से उल्टा करके एसबीपी रिजर्व में डालो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? इसका मतलब ये उल्टा भी तो हो सकता है। अमन, हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस कितनी थी? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है हमारे पास 9 रुपीज, तो हम 9 रुपीज एडजस्ट करेंगे ना अपने पास। जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये 9 रुपीज से ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45,000। पेमेंट करेंगे 50,000, तो बाकी P&L में आ गया 5,000। और एसबीपी में जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, तो 46 में क्या दिक्कत आ रही है? वो कहता है हमने 500 स्टॉक ऑप्शन दिए हैं 80 इंप्लॉइज को, फेयर वैल्यू कितनी है 100। 4 साल जॉब करनी है और इसके अंदर 100 ऑप्शंस हैं। मेरे को लगता है ये आप अननेसेसरीली बार बार वही रेपिटेशन पूछे जा रहे हैं। It is expected that 100% of the employees will exercise the options. The fair value of the SAR is so and so. Present the journal entries over the life of the grant. What would be the difference if at the end of second year of service, ABC modifies the terms of award to require only 3 years of the total service? तो इसका ना ये सवाल 2 बार करना पड़ेगा। दूसरी बार में आपको 3 साल पीरियड लेके चलना है। प्लीज प्रेजेंट विद द रिवाइज जर्नल एंट्रीज, आंसर ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंडियस। मुझे क्वेरी बतानी पड़ेगी जया बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं होगा ये। प्लीज टेल मी आपको प्रॉब्लम कहां पर है। वी क्रेडिटेड इक्विटी विद ₹8 बट डेबिटेड इट विद ₹9। एसबीपी रिजर्व का बैलेंस कितना आ गया? 3 बार बताया, इसमें नेगेटिव बैलेंस है तो क्या दिक्कत है? मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूं। एसबीपी में कितना बैलेंस हो गया? एसबीपी का बैलेंस इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 30,000। 30 नहीं 40,000। ये 40,000 क्रेडिट था, 45,000 डेबिट कर दिया। इसका मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा? अब एंट्री डालनी पड़ेगी जनरल रिजर्व टू एसबीपी रिजर्व 5,000। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये क्रेडिट था, ये डेबिट किया, ये हमने क्रेडिट किया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। हाँ बिल्कुल जया, जैसे बुक वाले कर रहे हैं ऐसे नहीं करना है। बुक वाले तो मर्जी है, मैंने कहा ना, बुक वालों का तो तरीका क्या है, अपनी मर्जी से करते हैं जया। वो हर सवाल को अपने हिसाब से कभी किस पैटर्न से कर देते हैं, कभी किस पैटर्न से, तो वो कोई करेक्ट पैटर्न नहीं है। हम एग्जाम में जब जाएंगे तो एक ही पैटर्न से काम करेंगे अपने पास, ठीक है? तो आंसर हमारा भी सेम वही है, उनका भी यही सेम है, बट उनका लिखने का तरीका हमसे कई बार अलग हो जाता है। शक्ल है ना, कई बार एक्सेल बना देते हैं, कई बार नहीं बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए, रजत कह रहा है क्वेश्चन 19 भी बताओ। रजत बताओ 19th में क्या क्वेरी आ रही है आपकी? 19th क्वेश्चन में क्या क्वेरी आ रही है? 19th में शायद कुछ इशू था ना, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है रजत। उसमें शायद 800 और 990 में उल्टा पुल्टा था कुछ। वाई वी डू लाइक दिस? वाई कांट वी डेबिटेड डायरेक्टली विद 8 रुपीज? अक्षिता बेटा, जो आपका चार्ज जनरल रिजर्व से आना है, अगर आप 8 से लिखोगे तो P&L में ज्यादा चार्ज आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना।
ये मेरा एक्सपेंस में सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस एक्सपेंस है, बाकी एक्सपेंस नहीं है, बाकी ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व है, एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में डालना है, तो दैट इज नॉट माई एक्सपेंस। जब आप अपने पास बायबैक करते हैं तो आप अगर ज्यादा पैसे दे देते हैं तो वो रिजर्व से ट्रांसफर होता है। जब आप इंटरमीडिएट में थे तो बायबैक के अंदर आप जो पैसे देते थे ज्यादा, वो आप कहां एडजस्ट करते थे? रिजर्व में करते थे, ठीक है, तो उसे खर्चे में क्यों डालेंगे? इसके अलावा रजत, जब तक आप ढूंढ रहे हैं अपना आंसर, क्वेश्चन 8 का सेकेंड ईयर कैसे शो करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड ईयर। क्वेश्चन 8 में उसने कहा कि मेरी ऑप्शंस वेस्ट ही नहीं होंगी अमन। इसका मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में खर्चा बुक किया होगा वो आप सेकेंड ईयर में सारा रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड ईयर में फिर से 100% एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में चूंकि सेकेंड ईयर में आपको लगता है वेस्ट होगा ही नहीं, तो आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे। ईशांत, 19th में कोई चेंज नहीं है, 19th क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, ये मैंने बोला। वो 19th और एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें फिगर्स ऊपर नीचे थी, तो वो क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर, वो आपको हमने क्लास में किया हुआ है। वो 800 और 990 में कुछ उल्टा पुल्टा था, वो पता नहीं कौन से क्वेश्चन में था। हाँ सरोज, हमने 19th में किया था, बट उसका ना कुछ फिगर आगे पीछे थी और कुछ नहीं था। वो 19th की शायद ठीक थी या किसी और की गलत थी, और 19th में करेक्ट था, किसी और में गलत था। तो ईशांत विशेष कह रहा है ईसॉप्स में क्या कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं? द आंसर इज यस, बट दे आर नॉट नीडेड, इसलिए हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर 102 में और मुद्दे नहीं है तो क्या 102 को खत्म कर दें अब ये बताओ, 1 नंबर करने का मेरा अभी तो मूड नहीं, मैं बहुत थक गया, तो 1 नंबर के लिए अलग टाइम निकाल लेते हैं भाई। हालांकि मुझे लगता था कि 102 में तो टाइम लगेगा ही नहीं, तो मैंने कहा था चलो एक भी कर लेंगे, लेकिन 102 पर भी हमको 1 घंटा लग गया। तो एक काम करेंगे, फिर हम 1 नंबर के लिए अलग टाइम निकालेंगे। तो अभी आज हम नहीं कर रहे हैं, उसका मैं टाइम देखता हूं कि अगले संडे गार्गी मेरे को फिर से 19th मेरा खत्म हो चुका होगा, तो मैं 19th को प्रेफरेंस दूंगा, ओके। क्योंकि जो गाड़ी लेट चल रही है ना, उसको मैंने रोके रखूंगा। पहले मैं किसको उठाऊंगा? अब मैं इसको ले जाऊंगा, 19 नंबर को ले जाऊंगा। तो फिर देखते हैं, उसके लिए कोई किस दिन शाम का टाइम पूछेंगे आपसे, किस दिन शाम का टाइम निकाल करके 1 नंबर को भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।